हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। शिवम कुमार आपके समक्ष एक फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आया हूं और आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री का हम लोग का क्लास चल रहा है, ठीक है। और ये हिस्ट्री क्लास 6 की मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो क्लास 6 में आपको हिस्ट्री के क्लासेस चल रहे हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर हैं, जो भी एग्जाम में आपको सीटेट में पूछने वाला है, सीटेट जो आपका 2024 जुलाई या फिर अगस्त में जो होने वाला है, तो उसकी तैयारी हम लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग लगातार इसमें बने रहिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एकदम। अगर यही चीज आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आपको डिटेल में समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको नोट्स के माध्यम से ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ ताकि नोट्स जो है बहुत प्रॉपर वे में बनाया गया है। और आज का जो चैप्टर है वो है आरंभिक नगर है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ, छोटे मोटा टीचर हूँ, ताकि आप लोग को एक अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले आरंभिक नगर में। बेसिकली आरंभिक नगर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा शहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा के बारे में पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ हड़प्पा क्या है। हड़प्पा जो है एक पुराना शहर था और हड़प्पा एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है ना, उसी तरह हड़प्पा इसके नाम है, लेकिन हड़प्पा के अंदर बहुत सारे साइट्स है, ठीक है। हड़प्पा जैसे कैसे हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, उसी तरह हड़प्पा है। हड़प्पा के अंदर बहुत सारे साइट्स है। एक तो खुद हड़प्पा ही एक साइट्स है, ठीक है, स्थल ही है। ये हड़प्पा ही एक स्थल है। जैसे भारत में कैसे होता है कि भारत में राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, बिहार है, यूपी है, उसी तरह हड़प्पा में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, बनावली है, ये सारे जो हैं इसी के पार्ट्स हैं, इसी के साइट्स हैं, इसी के स्थल हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। हड़प्पा मैं ओवरऑल की बात करूंगा और कहीं कहीं हड़प्पा एक सिटी के रूप में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत कम समय में, देखिए हिस्ट्री को पढ़ना है चैप्टर वाइज तो बहुत कम समय में, अगर आप बुक से पढ़ने लगे तो कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। और वो सारी चीज हमें पढ़ना भी जरूरी नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसी चीज को हमें पढ़ने की जरूरत होती है। अब देखिए, आरंभिक नगर है और इसमें जो पहला पॉइंट पढ़िएगा, 150 साल पहले पंजाब पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा स्थल का एक खंडहर के रूप में प्राप्त हुआ था। अब यहाँ आप सोच रहे हैं कि सर ये पंजाब पाकिस्तान में कैसे है, बिल्कुल है। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब आपको इंडिया में भी है, ठीक है। 150 साल पहले क्या हुआ कि भारत में, उसमें भारत पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो वो लोग रेलवे का खुदाई का काम करना शुरू किए कि रेलवे हम लोग लाइन बिछाएंगे और रेलवे का खुदाई करते हैं। तो रेलवे का जब खुदाई करने लगे तो रेलवे के खुदाई करने के दौरान 150 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 150 साल पहले, ये डी भी डेट याद होना चाहिए, ये भी पूछता है। पंजाब में जब ये रेलवे लाइन बिछाने का जब काम हो रहा था, उसी तरह वहां पर बहुत सारे ईंट मिले, ठीक है, बहुत सारे ब्रिक्स मिले। और वो ब्रिक्स को मिलने के बाद वहां के जो भी लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, वहां का जो इंजीनियर थे, वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको फ्री में ईंट मिल गया था। और उस ईंट का प्रयोग उन लोगों ने क्या करने के लिए किया, तो ये रेलवे लाइन का बिछाने का काम करने के लिए वो ईंट का प्रयोग किया। बहुत सारे ईंट, हजारों ईंटों वहां से कबाड़ ले गए और जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे उसमें उस ईंटे का प्रयोग किया। लेकिन उस समय ये लोग अनुभज्ञ थे, इनको पता ही नहीं था कि इसके नीचे एक साइट्स है, जो पुराने शहर थे, कभी ये पूरे मिट्टी से दबे हुए हैं, इसके अंदर एक पुराने स्थल हुआ करता था, एक शहर बसा हुआ करता था, इनको ज्ञात नहीं था। ये लोग ये ब्रिक्स को उठाएं और अपने काम में लगा दिए, ठीक है। 150 साल यहां तो हो गया, लेकिन आज से करीबन 80 साल पहले के मैं बता रहा हूं, लोगों को एक्चुअल रूप से यह पता चला कि यह एक पुराना शहर है जिसका नाम है हड़प्पा, जिसका निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हो चुका था। ये डेट जो मैं लिखवा रहा हूं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट है जो मैं लिखवा रहा हूं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 4700 वर्ष जो पहले हुआ था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से 80 साल पहले लोगों को पता चला कि जो ब्रिक्स मिल रहे हैं, जो ईंट मिल रहे हैं, ये जरूर वाकई कुछ ना कुछ है। और यहाँ पर उन लोगों ने पता लगाया, तो पता लगाने के बाद पता चला कि यहाँ एक शहर था और उस शहर का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा रखा गया, ठीक है, हड़प्पा रखा गया, जिसका निर्माण लगभग कितने साल पहले हो चुका था, 4700 वर्ष पहले हो चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा नगर में क्या क्या विशेषताएं थी, कोई ना कुछ विशेषताएं होंगे, सारी जगह की कोई ना कोई विशेषताएं होती है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहला विशेषता यह था कि कई नगर 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित था, ठीक है। जो नगर थे या 2 हिस्से में थे या फिर 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित थे। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये पढ़िए, पश्चिम भाग जो था वो छोटा था
और ऊंचा था। पश्चिम जो भाग था वो छोटा था और ऊंचा था, और पूर्वी हिस्सा जो था, पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। समझ में आ रहा है? पश्चिमी भाग जो है ऊंचाई पर था और यह छोटा था, पूर्वी भाग निचला हिस्से पे था लेकिन वो क्या था, बड़ा था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। हड़प्पा नगर की विशेषताएं की बात आपसे कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है कई नगर दो या दो से हिस्सों में विभाजित था। साथ ही साथ पश्चिम जो भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचे पर बने हुए थे, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन ये नीचे पर बने हुए थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विद ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। यानी अगर ओवरऑल बात किया जाए तो यहां पर क्लियरली ये बता जा रहा है कि जो पश्चिम भाग थे उसका नाम था नगर दुर्ग, और पूर्वी भाग जो था उसका नाम था निचला दुर्ग। पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था और पूर्वी भाग जो था वो क्या था, बड़ा था। ठीक है, ये पॉइंट को समझिएगा। पश्चिमी भाग नगर दुर्ग नाम था, पूर्वी भाग निचला नगर कहलाता था, और पश्चिम भाग छोटा था और पूर्वी भाग कैसा था, बड़ा था। ऐसा ही हूबहू एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा जो शहर था वो कितने भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित था। पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था लेकिन उसका नाम नगर दुर्ग रखा गया था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन उसका नाम था निचला नगर। ठीक है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग की चार दीवारियां जो थी वो कैसे बनी थी, पक्की ईंटों का प्रयोग करके बनती थी। ठीक है, पक्की ईंटें का प्रयोग करके बनती थी। पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग की जो चार दीवारियां थी वो कैसी थी, पक्की और पक्की ईंटें का प्रयोग थी। सभी लोग से एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग जो जो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले। आज के डेट में जो हम लोग स्विमिंग पूल का यूज करते हैं ना, स्विमिंग पूल, तो क्या लगता है कि स्विमिंग पूल आज बना है? नहीं, ये 4700 वर्ष स्विमिंग पूल पहले बन चुका था। ठीक है, उसी समय ये लोग स्विमिंग पूल का प्रयोग करते थे। तो मोहनजोदड़ो से एक महान स्नानागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और उसको बनाने के लिए ईंट का, प्लास्टर का और चारकोल का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि महान स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार थे, जो स्विमिंग पूल था, उसको बनाने के लिए ईंट का, अब खुदाई करे तो सारी तरफ से ईंट से चिनाई करते थे, प्लास्टर करते थे और चारकोल का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि वहां से क्या ना हो, तो वहां से जरा सा भी पानी का रिसाव नहीं हो, इसलिए वहां से वो लोग चारकोल का प्रयोग किया करते थे। यहां तक सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो स्विमिंग पूल बना तो इसमें उतरने के लिए क्या चाहिए था, आपको सीढ़ी भी चाहिए था। तो इसमें दोनों तरफ सीढ़ियां भी बनाई गई थी। जो स्विमिंग पूल जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है वो ईंट, प्लास्टर और चारकोल से बना हुआ था, और उसमें उतरने के लिए क्या लगाया गया था, सीढ़ियां भी बनाई गई थी। और स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्नानागार के चारों ओर कमरे क्यों बनाए गए थे? तो भाई जो लोग नहाएंगे उसको कपड़े बदलने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए छिपने के लिए, तो इसके लिए वे लोग स्नानागार के चारों ओर क्या बना दिए थे, कमरे का प्रयोग करते थे। अब स्नानागार में जो है पानी भरने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि कोई पंपिंग सेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। स्नानागार में पानी भरने के लिए लोग कुएं का ही इस्तेमाल करते थे, और यह स्नानागार विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष अवसर पर था। यानी कि इसका कहना यह है कि ये जो स्नानागार जो था वो पानी भरने के लिए कुएं का प्रयोग लोग करते थे, और ये जो है इस स्नानागार सबके लिए नहीं था। जो विशिष्ट नागरिक थे, जो बड़े बड़े गेस्ट होते थे, और उनको भी विशेष अवसर पर ही नहाने को मिलता था। और जब स्नानागार में नहाने का जब काम हो जाता था तो उस स्नानागार को यानी स्विमिंग पूल को पानी को निकाल कर खाली कर दिया जाता था। यानी इससे यह पता चलता है कि विशिष्ट अतिथि लोग कोई स्पेशल कोई पर्व है, त्योहार है, उसी समय इसका प्रयोग वे लोग कर पाते थे। यहाँ तक सारे पॉइंट सबको क्लियर होगा, हमें नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो भी एक स्थल है, और मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है, स्विमिंग पूल मिला है। स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, स्विमिंग पूल के चारों ओर कमरे बनाए गए थे, उसमें पानी भरने के लिए कुएं का प्रयोग किया गया था, और वे उसमें विशिष्ट नागरिक ही नहा सकते थे, वो भी स्पेशल कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई स्पेशल अवसर हो। और जब उसका काम हो जाता था तो उसका क्या करते थे लोग, उसमें का पानी निकालकर अलग कर दिया करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले जहां यज्ञ होने के प्रमाण का पता चलता है। तो आज के डेट में जो पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह जो होता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से हो रहा है, 4700 वर्ष पूर्व से ही इसका आगाज हो चुका है। तो कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगा और लोथल के साक्ष्य कहां से मिले? अग्निकुंड से मिले हैं। सॉरी, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। देखो एक चीज मैं जानकारी आपको दे रहा हूं कि ये जो अगस्त वाला या फिर जुलाई वाला जो सीटेट आपका होने वाला है, अभी डेट तो क्लियर नहीं हुआ है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगस्त के बाद अगला जो सीटेट होगा वो जनवरी में, वो एनटीए कंडक्ट करवाने वाला है। अगर एनटीए कंडक्ट करवाएगा तो आपका सारा पैटर्न चेंज कर देगा। क्वेश्चन कहां से पूछता है कुछ किसी को पता नहीं है। अभी फिलहाल सीईटी का जो एनटीए करा रहा है वो बच्चों से पूछना कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो लोगों को। पूरा पैटर्न ही चेंज करता है, एक साल कुछ पूछेगा, अगला साल कुछ पूछेगा, सिलेबस कुछ और रहेगा, क्वेश्चन कुछ और पूछेगा। तो इसमें बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो कोशिश यही करना है कि इसी साल जो आपको एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसको एकदम जुलाई या फिर अगस्त में उसको क्लियर कर लेना है, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। देखिए हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले हैं? भंडारगिरी के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन और लोथल से, और भंडारगिरी के साक्ष्य मिले हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से। कोई दिक्कत यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी को होगा, सारा पॉइंट्स मैं क्लियर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो लोथल ये सब क्या है? हड़प्पा जो है उसी के साइड से, हड़प्पा भी क्या है? उसी का एक सिटी है। अब बात करेंगे हड़प्पा नगर में घर एक या दो मंजिलें हुआ करती थी, घर के आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे, अधिकांश घर में एक स्नानागार या फिर कुछ घरों में कुएं का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा नगर में घर में एक दो मंजिले घर हुआ करती थी, घर के आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे, अधिकांश घर में एक स्विमिंग पूल होता था, और नहीं भी होता तो वो लोग घरों में पानी के लिए कुएं का प्रयोग किया करते थे। यहां तक सारा पॉइंट्स क्लियर हो नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर यहाँ सर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। सीटेट से कनेक्टिविटी करके सारे पॉइंट्स को बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं या फिर बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर का। अभी तक इससे पहले 2 चैप्टर और पढ़ा दिया हूँ, तीसरा चैप्टर है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर आप तैयारी कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लिखिएगा सीटेट बाई शिवम, SST बाई शिवम सर अगर आप लिख देंगे, या फिर SST बाई टाइटेनियम एकेडमी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप टाइटेनियम एकेडमी डायरेक्ट सर्च करना, पहला जो चैनल आएगा वो टाइटेनियम एकेडमी हमारा ही होगा, उसी के अंतर्गत जाके आप इसके वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नाले का देखते हैं कि वो लोग नाली का प्रयोग कैसा करते थे हड़प्पा काल वाले। तो हड़प्पा काल वाले जो लोग नाली का प्रयोग बहुत बेहतर ढंग से, आप समझ सकते हैं कि 4700 वर्ष पहले की बात हो रही है, और 4700 वर्ष पहले भी इतना हमारा देश विकसित था कि वो लोग नाले का ढक कर नाला रखे हुआ करते थे, सीधी लाइन में नाली को बनाते थे, ढलान रूपी बनाते थे, और घर के नालियों को सड़क के नाली के साथ जोड़ा करते थे। नालों को जगह जगह मेन होल का प्रयोग करते थे ताकि उनको साफ सफाई करने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नाले का प्रयोग उसी समय से हो रहा है। नाला वो लोग ढक कर रखते थे, नाला को सीधी लाइन में बनाते थे और ढलान के रूप में हुआ करता था, और हर नाला, हर घर का नाला जो था सड़क के मुख्य नाला से कनेक्ट होता था, और हर नाले पर जगह जगह पर कहीं ना कहीं मेन होल होता था ताकि समय समय पर उसको साफ सुथरा करने में किसी भी तरह का किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहां तक सारा पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिपिक क्या होता है। ठीक है, लिपिक होता क्या है? तो यह लिखने का काम करते थे, जैसे मोहरों पर लिखने का कोई काम इनको मिल गया। जैसे अभिलेखों के बारे में आपको बताया गया था कि अभिलेख वो होते थे जैसे कि कोई कठोर वस्तु पर किसी भी चीज का उकेरे गए राजा या रानी लिखवाते थे अपने कामों को शो करने के लिए, कहीं विजय पाते थे उसको दिखाने के लिए। तो उसी तरह लिपिक भी है, और लिपिक जो होते थे वो लिखने का काम किया करते थे, जैसे मोहरों पर लिखने का काम मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का नगरीय जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कैसा था। तो शासक नगर की खास इमारत बनाने का काम करते थे। ठीक है, योजना बनाते थे। ये जो शासक थे वो क्या करते थे? योजना बनाने का काम करते थे। ये शासक, ये मत पूछना कि राजा जो थे वो लोग क्या करते? इमारत बनाने का काम करते थे, मतलब योजना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लानिंग करने का काम किया करते थे कि किस तरीके से बनेगा। और ये लोग भेज कर धातु बहुमूल्य पत्थर भी मंगवाते थे और आभूषण। जैसे शासक जो थे पहले तो इनको नगर
की योजना बना रहे थे और दूसरे के साथ, दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ धातु, बहुमूल्य पत्थर किस लिए मंगवाते थे? ताकि वो लोग आभूषण का बना सके। ठीक है, सारा चीज क्लियर कर रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। हड़प्पा नगर जो था, वो शिल्पकार यहाँ पर थे, वो मेल थे और फीमेल थे और तरह तरह की चीजों का बनाया करते, मनके बनाते थे, आभूषण बनाते थे। और ऐसा नहीं है कि शिल्पकार उस समय खाली महिलाएं थी या फिर पुरुष थे, नहीं, महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम किया करते थे और वो तरह तरह के नई नई चीजों का बनाने का काम भी किया करते थे। और साथ ही यहाँ से मिट्टी के बने खिलौने के भी साक्ष्य मिले हैं। बेसिकली अगर हल को आप देखिएगा तो यहां से हल के साक्ष्य मिले और मिट्टी से बने खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हड़प्पा शहर से मिट्टी के बने खिलौने के साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। और हल का जो साक्ष्य मिले हैं वो एक यहाँ पर एक साइट है जिसका नाम है बनावली। ठीक है, क्या नाम है? बनावली। बनावली से ही हल के साक्ष्य मिले हैं। किस, ठीक है, कहां से मिले हैं? बनावली से ही। वैसे ये एनसीईआरटी बुक में बनावली का कोई चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख कर नहीं बताया हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब आगे बात करते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या धातुएं मिली हैं। तो हड़प्पा से हमें पत्थर मिले हैं, शंख मिला है, तांबे मिला है, कांसा मिला है, सोने, चांदी, मनके, बाट और फलक भी मिले हुए हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है सीटेट में, ठीक है, आप एसएसटी जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। आप रूट लर्निंग करिए, सिर्फ लर्न करना है आपको, जितना आप याद कर सकते हो उतना याद करिए। अब इसमें क्या है, हड़प्पा से क्या क्या धातुएं मिली थी, तो इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। पत्थर मिला था, शंख मिला था, तांबा मिला था, कांसा मिला था, सोने, चांदी, मनके, बाट और फलक का भी प्रयोग किया गया था। तो ये क्या, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं, इसको तो आपको याद रखना है। प्रॉपर आपको नोट्स मैं आपको दे दूंगा। अगर आप चाहिएगा, जो मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ। अगर आपको चाहिए हुआ तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, एक लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, ये जो मुहर थे, मुहरों पर किसके चित्र हुआ करते थे? तो जानवरों का चित्र हुआ करता था। और यहाँ के लोग जो है मिट्टी के बर्तन के, लाल मिट्टी के प्रयोग करते थे। तो ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने में किस मिट्टी का प्रयोग करते थे? तो लाल मिट्टी का प्रयोग करते थे। और मुहरों जो थे, मुहर पर क्या होते? जानवरों के चित्र भी मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ साक्ष्य की बात है, जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कौन कहां से कहां मिला है। तो पहला है जो यहाँ पर कच्चा माल के रूप में लोग कपास के साक्ष्य के लिए प्रयोग करते थे, और कपास जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। और कपड़े का जो साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो कपड़ा और कपास, कपास मिला है मेहरगढ़ से और कपड़े मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और कपड़े का रॉ मटेरियल के रूप में ये लोग कपास का प्रयोग करते थे। ठीक है, कपड़े का जो रॉ मेटेरियल के रूप में लोग कपास का प्रयोग करते थे, जो कि मेहरगढ़ से मिला है। और कपड़े के साक्ष्य में मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अब देखिए, फ्योन्स क्या था? फ्योन्स एक आभूषण बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। बालू वगैरह और गिट्टी वगैरह को पीसकर इसको कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता था, जिसका प्रयोग मनके बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्योन्स का क्या काम था? तो मनके, चूड़ियां और बर्तन बनाने के लिए फ्योन्स का हम लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद है आयात। हड़प्पा लोग क्या क्या आयात करते थे? तो तांबे का, तीन का, गोल्ड का और स्टोन का आयात करते थे। तो तांबा का जो आयात करते थे राजस्थान और ओमान से, तीन का करते थे ईरान और अफगानिस्तान से, गोल्ड का करते थे कर्नाटक से, स्टोन का गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से करते। ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए, यहां से एग्जाम सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल इसको याद करके चलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हड़प्पा में जो शहर था उसमें फसल के रूप में लोग गेहूं का, जौ का, मटर का, धान का, तिल का, सरसों का और दाल का प्रयोग किया करते थे। और जुताई के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, हल का प्रयोग मिलते थे। अब देखो, हल जो मिला है ना, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला हमें, लेकिन वहां पर एक खिलौना मिला है, जो कि मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं जो हल ही है। ठीक है, तो यहां से इसलिए थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो हल का प्रयोग वो लोग भी किया करते थे। अब कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे क्या है? तो एक पड़ता है, एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? तो कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे। और धौलावीरा जो है एकमात्र नगर है जो 3 भागों में बटा था। ठीक है, और प्लस इसकी जमीन उपजाऊ भी थी। तो बाकी सारे हड़प्पा स्थल जितने भी मैंने बताया वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा मात्र एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। इस पॉइंट्स को याद रखना है। और लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है। तो धौलावीरा
कहाँ है तो कच्छ में खदिर बेट के किनारे है, और लोथल जो है गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। तो धौलावीरा और लोथल के दोनों के इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है तो ये धौलावीरा जो है खदिर बेट के किनारे कच्छ के इलाके में है, और लोथल जो है गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती के उपनदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। लोथल से पत्थर एवं शंख भी मिले हैं, और लोथल एक बंदरगाह के रूप में भी काम किया करता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बंदरगाह क्या लोथल था, तो बिल्कुल था। यहाँ से मनके के भी साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से शंख के, पत्थर के और एक बंदरगाह के भी साक्ष्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, और एक अंतिम क्वेश्चन है मोहरबंदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहरबंदी क्या है, तो मोहरबंदी जो है मोहर का छाप, जो मोहर का छाप होता है ना, पहले के समय में क्या होता कि जैसे कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाया करता था, तो उसमें कच्ची गिल्ली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर मार दिया जाता था। इससे यह पता चलता है कि इस सामान का पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ है, आज भी इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो मोहरबंदी बेसिकली वही था, मोहर के छाप को हम लोग मोहरबंदी बोलते हैं। तो ये रहा बिल्कुल जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने था वो सारी चीज बता दिया आरंभिक नगर से। इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, एकदम डिटेल में बताया हूँ, एकदम कंटेंट बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया हूँ। अगर आप इसको कंटेंट हूबहू लिखना चाहते हो तो खुद से लिख लेना, नहीं तो आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए बोल सकते हो। लेकिन नोट्स मैं बहुत लेट से दूंगा, इतना जल्दी नोट्स देने वाला नहीं हूँ कि नोट्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे। तो इससे बेस्ट है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, उसको लिखिए और समझिए। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।